हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न PSIR। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और काफ़ी बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के एक एमिनेंट स्कॉलर, एक एमिनेंट थिंकर एरिस्टोटल के बारे में, जिन्हें अरस्तू भी बोला जाता है, अरस्तू के नाम से भी जाना जाता है और उन्हें फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी कहा जाता है। उन्हें फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस की उपाधि प्राप्त है। सो फ्रेंड्स, बी एनर्जेटिक एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं एरिस्टोटल को पढ़ना उनके दिए गए एक प्यारे से कोट के साथ। नोइंग योर सेल्फ इज द बिगनिंग ऑफ ऑल विजडम। फ्रेंड्स, ये कोट जो है वो एरिस्टोटल के बुक द पॉलिटिक्स से लिया गया है, ठीक है। जिसका मतलब होता है कि अपने आप को जानना ही हर बुद्धिमान की शुरुआत है। मतलब उसका इनिशियल फेज ही होता है जब वो खुद के साथ मतलब मिलने लगता है, खुद को जानने लगता है। वो हर एक बुद्धिमान इंसान की पहली पहचान है, वो पहली सीढ़ी है। फ्रेंड्स, इस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद मुझे एक शायरी याद आ रही है। किसी शायर ने कुछ यूँ कहा था कि मतलब उस इंसान ने मतलब उस जहां में सबसे बड़ी बात कर ली जिसने खुद से खुद की मुलाकात कर ली। फ्रेंड्स, मतलब समझ रहे हो ये स्टेटमेंट कितनी बड़ी है अपने आप में ही। मतलब जिस दिन आप ये लॉनलीनेस से मतलब सॉलिट्यूड तक का सफर पूरा कर लेते हो, जिस दिन आप अकेलापन जिस दिन फील करते हो, और वहां से जब आप सॉलिट्यूड तक पहुंच जाते हो, मतलब और जिस टाइम आप खुद का कंपनी मतलब कि मतलब फील करने लगते हैं, खुद का कंपनी को एंजॉय करने लगते हैं, वो जो पोजीशन होता है ना फ्रेंड्स, वो उसका कंपैरिजन और किसी से नहीं हो सकता। और जो सॉलिट्यूड वाला जो फीलिंग है ना, उस अगर आप उस लेवल तक पहुंच जाते हो, तो दुनिया की कोई भी ताकत या कोई भी ऐसी चीज नहीं है इस पृथ्वी पे जो आपको डिप्रेशन या स्ट्रेस जैसी चीज़ों से मतलब कि मतलब वहां तक लेकर के जाए, या उस चीज़ों से आपको कॉप आउट करने में हेल्प ना करे जिस दिन आप सॉलिट्यूड पे पहुंच जाओ। क्योंकि ये सारे जो प्रॉब्लम आते हैं ना, डिप्रेशन, सॉलिट्यूड, ये कहीं ना कहीं ये लॉनलीनेस का असर है। और जिस दिन आप लॉनलीनेस से सॉलिट्यूड तक का सफर पूरा कर लेते हो, उस दिन आपको कोई भी आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग भी अपनी कंपनी को काफ़ी अच्छे तरीके से इंजॉय करते हैं और स्टार्ट करते हैं एरिस्टोटल को पढ़ना, उनके दिए गए सारे थ्योरीज को अच्छे से समझना। तो फ्रेंड्स, आज ये वीडियोस हमारा एक इंट्रोडक्टिव वीडियो होने जा रहा है एरिस्टोटल के ऊपर, ठीक है। पहले हम लोग इसके बायोग्राफीज को समझेंगे कि आखिर मतलब एरिस्टोटल का उद्गम कैसे हुआ पॉलिटिकल साइंस की दुनिया में, आखिर इनके क्या थ्योरीज दिए इन्होंने कि इन्हें फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस बोला जाने लगा, किस तरह से इन्होंने मतलब एंशियंट टाइम से लेकर के मॉडर्न साइंस तक का इन्होंने सफर पूरा किया, मॉडर्न साइंस का कनेक्ट किया था उस समय ही अपने समय में, कैसे इन्होंने फिर हम लोग समझेंगे कि इसके स्टेट ऑफ थ्योरीज में उन्होंने क्या कहा था, कैसे इन्होंने लिंकेज दिए, सिटीजनशिप के बारे में क्या कहा, स्लेवरी के बारे में क्या कहा, प्रॉपर्टी के बारे में क्या कहा, कॉन्स्टिट्यूशन, जस्टिस, रिवॉल्यूशन, लॉ, मतलब इसके सारे थ्योरीज को हम लोग एक एक करके बारी बारी से पढ़ेंगे। हम लोग एरिस्टोटल के बारे में हम लोग लगभग 10 लेक्चर करेंगे, ठीक है, सीक्वेंस वाइज में, जिसमें हम लोग सारे चीज़ को एक दूसरे से कनेक्ट करके पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग इनके बायोग्राफी पार्ट को देखेंगे, जिसमें हम लोग एक इनके लाइफ के बारे में, इनके जीवन के बारे में एक ब्रीफ स्ट्रक्चर के तौर पे देखेंगे कि आखिर इनका जन्म कहाँ पे हुआ, कैसे इन्होंने पॉलिटिकल साइंस में इसका मतलब कि उद्गम हुआ, और कहाँ से कैसे इन्होंने अपना इस इतनी ऊंचाई तक पहुंचा, ठीक है। इस सारी चीज़ों को हम लोग आज इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं एरिस्टोटल को पढ़ना, उनके बायोग्राफीज को समझना। फ्रेंड्स, आज हम लोग जिस डिसाइपल की बात कर रहे हैं, जिस स्कॉलर की बात कर रहे हैं, वो है अरस्तू, ठीक है। एरिस्टोटल, जिन्हें अरस्तू के नाम से भी जाना जाता है, ये प्लेटो के बहुत बड़े डिसाइपल रह चुके हैं, बहुत ही बड़े डिसाइपल थे। प्लेटो इनके गुरु थे, ठीक है, जिनके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी पिछले वीडियोस में सारे पढ़ चुके हैं, ठीक है। हम लोग प्लेटो को ऑलरेडी सारा कुछ उनकी थ्योरीज को उनको कंप्लीट कर चुके हैं, और वो सारे वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, ठीक है। आप लोग अगर उस वीडियोस को अभी तक नहीं देखे हैं, तो आप लोग जाकर के पहले उस वीडियोस को देख लें, प्लेटो के पूरे सीरीज को, ताकि आप लोग इजीली कनेक्ट कर पाओ प्लेटो को अरिस्टोटल से, उनके आइडियोलॉजीज से, इनके आइडियोलॉजीज को काफ़ी इजी तरीके से आप लोग कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है। और इन दोनों के बीच में क्या लिंकेजेस है, क्या सिमिलरिटीज वगैरह है, वो सारी चीज़ को अच्छे तरीके से समझ पाओगे, ठीक है। तो क्या होगा इससे कि एक बॉन्डेज बना हुआ रहेगा, एक लिंकेजेस बना हुआ रहेगा, ताकि आप साइड डॉट्स को इजिली कनेक्ट कर पाओगे। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले हम लोग अरिस्टोटल के बारे में समझते हैं। प्लेटो वाले सीरीज मतलब लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप चाहें तो वहां से भी जाकर के आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, एरिस्टोटल की अनेक खासियत है, उसमें कोई एक गुण नहीं है, उसके अंदर इतने सारे गुण हैं, इतने सारे मतलब कि उनके अंदर अच्छाइयाँ भरी हुई थी, और उनकी इस अनेक खासियत की वजह से ही उन्हें फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी बोला जाता है। एरिस्टोटल ना तो केवल मतलब फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस है, बल्कि मतलब कि उनका बाकी सारे विषयों में, बाकी सारी चीज़ों में भी उनका मतलब सिमिलर तरीके की, मतलब उसका सेम प्रकार का ही उपाधि प्राप्त है। मतलब हर जगह पे उनको एक सम्मान मिला हुआ है, ठीक है। ना कि वो सिर्फ पॉलिटिकल साइंस के फादर नहीं है, वो हर एक चीज़ों का उन्होंने काफ़ी बेहतरीन तरीके से अध्ययन किया हुआ था।
एरिस्टोटल एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, एक बहुत बड़े बायोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने कई सारे विषयों में अपना बहुत ही गहरा अध्ययन करके, बहुत ही गहरा चिंतन करके मतलब उन्होंने हर चीज़ को काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ा था। उन्होंने अपने टाइम में ही मतलब उस समय की सिचुएशंस को और आने वाले कई सारे दशकों तक का मतलब जो हो सकता था खोज, उन्होंने उस चीज़ को अध्ययन करने में अपना समय व्यतीत किया और उन्होंने इस सारे चीज़ों को मतलब इतनी बेहतरीन तरीके से बताया कि उन्होंने एक मॉडर्न साइंस का बेस तैयार कर दिया सबके लिए। इसीलिए इसे फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस बोला जाता है, ठीक है? क्योंकि साइंस मतलब क्या होता है कि कुछ खोज करना, कुछ मतलब एक फैक्ट, एक एविडेंस के साथ बात करना। मतलब इसे मतलब इन्होंने इतनी सारी चीज़ों की अपने समय में इतने अच्छे तरीके से बता दिया जिसका मतलब कि अनुमान लगाया जा नहीं सकता है। उसमें के स्कॉलर्स जितना सोच नहीं सकते थे, उतना इन्होंने मतलब कि अपने अध्ययन के तौर पे, अपने रिसर्च के तौर पे इन्होंने सारी चीज़ों को खोल के रख दिया और उन्होंने क्या किया कि मॉडर्न साइंस का एक बेस तैयार कर दिया कि जिसके बेसिस पे आगे सारे थिंकर, सारे थियरिस्ट जो भी हम लोग पढ़ेंगे आगे, वो सारे उन थ्योरीज पे ही मतलब रिसर्च करके, एक्सपेरिमेंट करके उनके सारे थ्योरीज को आगे बढ़ा रहे हैं, थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर रहे हैं। ये इस लेवल के थिंकर थे। तो फ्रेंड्स, इस तरह के महान व्यक्तित्व को पढ़ने के लिए, इस तरह के महान पर्सनैलिटी को पढ़ने के लिए, इस तरह के महान स्कॉलर के बारे में पढ़ने के लिए हमारा क्या मतलब कि अप्रोच होना चाहिए? हम लोग किस नज़रिए से इस एरिस्टोटल को पढ़ना चाहिए? किस नज़रिए से हम लोगों को इनके सारे थ्योरीज़ को देखना चाहिए? तो फ्रेंड्स, इस कॉन्टेक्स्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो उन्होंने कभी भी पॉलिटिक्स को और एथिक्स को कभी भी सेपरेट नहीं किया, ठीक है? उन्होंने हमेशा इस चीज़ का ख़्याल रखा कि पॉलिटिक्स के मतलब पॉलिटिक्स कहने का मतलब है कि जो स्टेट किसी पे रूल कर रहा है या स्टेट में जिस तरह के लॉज़ होंगे या फिर जिस स्टेट में जैसे सिटीजन्स रह रहे होंगे, ठीक है? उसमें किसी के साथ भी ऐसा मतलब पॉलिटिक्स का कोई भी ऐसा इम्पैक्ट ना हो जो किसी के एथिक्स पे मतलब कि हावी हो या किसी के एथिकल पर्सपेक्टिव को नुकसान पहुँचाए। जो इंडिविजुअल का जो एथिक्स होगा वो स्टेट को कभी भी हार्म करने की कोशिश ना करे। दोनों ही मतलब कभी भी उन्होंने सेपरेट नहीं किया, कहा कि पॉलिटिक्स भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि एथिकल कंसर्न इम्पोर्टेंट है। एथिक्स भी किसी के अंदर उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना उसके अंदर पॉलिटिक्स का ज्ञान होना इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, प्लेटो से देख रहे हैं आप किस तरह से ये डिफर है। सो प्लेटो जहाँ पे बात करते थे कि वहाँ पे एथिक्स और मतलब कि बोलते थे कि वो इंडिविजुअल का जो एथिक्स है और स्टेट का जो पॉलिटिक्स है वो भी मतलब कहते थे कि दोनों को साथ मिल करके चलना होगा, सेम डायरेक्शन में सोचना होगा। और एरिस्टोटल भी इस बात को कह रहे हैं। इससे मतलब पता चलता है कि एरिस्टोटल जो मतलब प्लेटो जो इनके गुरु थे, एरिस्टोटल जो उनके शिष्य थे, ये दोनों कहीं न कहीं इनकी आइडियोलॉजीज़ कहीं न कहीं मैच कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने काफ़ी समय एक दूसरे के साथ बिताया था। इसीलिए लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे इन दोनों की थ्योरीज़ काफ़ी मैच कर रहे हैं। इन्होंने कभी भी एथिक्स और पॉलिटिक्स को सेपरेट नहीं किया कभी भी दोनों ने। इसीलिए फ्रेंड्स, हम लोगों को एरिस्टोटल के पॉलिटिक्स को समझने के लिए, उनकी सारी थ्योरीज को समझने के लिए पहले हम लोगों का एरिस्टोटल का एथिक्स को समझना होगा, ठीक है? उनके एथिकल कंसर्न्स को हम लोगों को जानना होगा ताकि एथिकल कंसर्न्स के माध्यम से हम लोग उनके पॉलिटिक्स को अच्छे तरीके से समझ पाएँ। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग उनके लाइफ को एक ब्रीफ तरीके से समझते हैं। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के तौर पे हम लोग उनकी जीवनी के बारे में जानते हैं, उनका जीवन कैसा रहा, उनका जन्म कहाँ पे हुआ। तो फ्रेंड्स, एरिस्टोटल का जो जन्म है वो 384 बीसी में होता है स्टैजिरा में, ठीक है? स्टैजिरा एक स्मॉल टाउन था, कहाँ का? नॉर्दर्न कोस्ट में, मतलब ग्रीस का एक मतलब जो नॉर्दर्न कोस्ट था, ठीक है? जो यूनान था, मतलब यूनान साम्राज्य का, यूनान जैसे महासाम्राज्य में रहने वाले मतलब ये थे एरिस्टोटल। जहाँ पे एक सिटी था स्टेगरा जो कि काफ़ी ज़्यादा डेवलप था, ठीक है? नॉर्दर्न कोस्ट के पास वो एक आइलैंड टाइप का था, ठीक है? ये आइलैंड में मतलब इनका जन्म हुआ था एक। और 384 बीसी में स्टैजिरा नामक जगह पे इनका जन्म हुआ था, जो ग्रीस का एक नॉर्दर्न कोस्ट पे मतलब एस्टैब्लिश था वो। फ्रेंड्स, इनके जो पिता थे नाइकोमेकस, वो मैसिडोनियन किंग, जो मैसिडोन के जो राजा थे अमाइटस दो, ठीक है? अमाइटस द्वितीय जो वहाँ के राजा थे, उनके कोर्ट में ये एक फिजिशियंस का काम करते थे, एक फिजिशियंस थे, ठीक है? जो मतलब अपने उसके वहाँ के रहने वाले सारे प्रजास को मतलब ट्रीट करते थे एज ए फिजिशियन, वहाँ पे वो रहते थे। एरिस्टोटल भी उनके साथ रहते थे, लेकिन एरिस्टोटल फ्रेंड्स इस तरह का व्यक्तित्व था, मतलब उन्हें पढ़ाई में इतनी रुचि थी और वो हर चीज़ को काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करना चाहते थे, काफ़ी अच्छे तरीके से समझना चाहते थे। उनको पढ़ने की काफ़ी ज़्यादा इच्छा थी, हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ों पे वो रिसर्च करते रहते थे, कुछ ना कुछ जानने का कोशिश करते रहते। तभी वो फ्रेंड्स मतलब अपने स्टडीज़ को कंप्लीट करने के लिए एथेंस जाते हैं। एथेंस वही मतलब वो जगह है जहाँ पे ग्रीस का एक काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी डेवलप्ड स्टेट है, काफ़ी डेवलप्ड सिटी है, जहाँ पे
प्लेटो का जन्म हुआ था, प्लेटो ने वहाँ पे अपना स्कूल खोला था जिनका नाम एकेडमी था। और फ्रेंड्स मतलब एथेंस उसमें इस तरह का मतलब एक एजुकेशनल हब था, इसीलिए वहाँ पे उसको एकेडमिक सिटी ऑफ यूनिवर्स भी बोला जाता है। आज भी वहाँ पे एकेडमिक सिटी ऑफ यूनिवर्स का नाम दिया जाता है एथेंस को। इस तरीके से वहाँ पे मतलब कि पढ़ाई का जो एक तरफ बोलते हैं ना कि हब, वहाँ पे एक हब बन चुका था। एरिस्टोटल का जो मतलब कि जो स्वभाव था वो काफ़ी मतलब अच्छा था कि वो हमेशा हर चीज़ पे वो रिसर्च करने पे बिलीव करते थे, ठीक है? क्योंकि इनका कहीं न कहीं आइडियोलॉजीज़ मैच करता था प्लेटो से और सोक्रेट से मैच करता था। और उनके जो आइडियोलॉजीज़ थे, ठीक है? कि हर चीज़ के अंदर उसके भीतर जाकर के उसके रीज़न्स को जान करके पढ़ना, उनके जान को समझना मतलब क्या इसके पीछे का तर्क है, ठीक है? उसके जो डायलैक्टिक्स थे उस चीज़ को समझने का जो इनका जो था मतलब वे ऑफ थॉट था, वे ऑफ थिंकिंग था, ठीक है? इस चीज़ को काफ़ी बेहतरीन तरीके से उन्होंने इम्प्लीमेंट किया हुआ था अपने ऊपर। जिस समय उन्होंने एथेंस में एडमिशन लिया था वहाँ पे एक एकेडमी में प्लेटो की जो स्कूल था एकेडमी, वहाँ पे जब एडमिशन लिए थे उस टाइम एरिस्टोटल काफ़ी छोटे थे मतलब काफ़ी यंग एज के थे, ठीक है? लेकिन फिर क्या हुआ फ्रेंड्स जब वहाँ पे प्लेटो का देहांत हो गया, ठीक है? तो वहाँ पे मतलब इस चीज़ का खोज होने लगा कि प्लेटो मतलब वहाँ उनका जो स्कूल है एकेडमी उनको आगे कौन सँभालेगा, ठीक है? तो वहाँ पे एरिस्टोटल जो है वो सबसे योग्य थे, ठीक है? सबसे मतलब कि एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि उस एकेडमी को काफ़ी अच्छे तरीके से रन कर सकते थे, लेकिन वहाँ पे उन्होंने रन नहीं किया उस समय, एरिस्टोटल ने वहाँ पे छोड़ दिया। फिर वहाँ पे कोई और मतलब रन करवाने लगे एकेडमिक्स को और वहाँ से क्या हुआ कि एरिस्टोटल वहाँ पे छोड़ कर के वहाँ से मतलब कि दूर आ गए, ठीक है? वहाँ से मतलब कि एरिस्टोटल वहाँ पे रहना पसंद नहीं करने लगे अब। फिर वो एशिया माइनर की तरफ वो निकल पड़ते। एशिया माइनर हम लोग अभी जो टर्की देखते हैं, अभी जो टर्की है, लेबनान है, ठीक है? जो ग्रीस है, उस तरह का जो सिटीज़ वहाँ पे जितने भी सिटीज़ थे उसे एशिया माइनर बुलाया जाता था। फिर वो एशिया माइनर की ओर में निकल गए, ठीक है? वहाँ पे उन्होंने फिलॉसॉफिकल नॉलेज को गेन किया, बायोलॉजिकल नॉलेज को गेन किया। बायोलॉजी के ऊपर बहुत सारा इन्होंने रिसर्च किया, ठीक है? हम लोग समझेंगे कि इन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी भी बोला जाता है, ठीक है? इस चीज़ को हम लोग आगे समझेंगे। इन्होंने बायोलॉजी पे, फिलॉसफी भी काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया। और फ्रेंड्स फिर क्या हुआ कि जहाँ पे इनके पिता पहले फिजिशियंस थे, ठीक है? मैसेडोन में, वहाँ के राजा अब बदल चुके थे। वहाँ के अब जो राजा थे वो थे किंग फिलिप टू, ठीक है? और किंग फिलिप टू का ही एक बेटा था अलेक्जेंडर, जिसे द अलेक्जेंडर ग्रेट बोला जाता है। अलेक्जेंडर द ग्रेट बोला जाता है सिकंदर के नाम से, जो पूरे विश्व को जीतने के लिए निकला था, ठीक है? उनके जो मतलब कि पुत्र थे अलेक्जेंडर, जब उन्हें पता चला मतलब एरिस्टोटल के बारे में किंग फिलिप को, तो उन्होंने अपने कोर्ट पे बुला लिया एरिस्टोटल को, ठीक है? कि किस लिए? ताकि वो चाहते थे कि हमारे बेटे को अलेक्जेंडर को वो खुद ही पढ़ाए, ठीक है? और उनके मतलब उनकी जो काबिलियत थी उनको किंग फिलिप्स को काफ़ी बेहतरीन तरीके से पता था, काफ़ी अच्छे तरीके से उस चीज़ से वाकिफ़ थे, इसीलिए वो चाहते थे कि अलेक्जेंडर को सिकंदर को वो खुद ही पढ़ाएँ। फिर एरिस्टोटल उनके कोर्ट में जाकर के रहने लग जाते हैं, सिकंदर को मतलब अलेक्जेंडर को शिक्षा देने लग जाते हैं। लेकिन फिर क्या होता है फ्रेंड्स, जब किंग फिलिप वहाँ से हट जाता है और जब उनके थ्रोन को मतलब अलेक्जेंडर अपने अंदर ले लेता है, ठीक है? जब अपने फादर को सक्सीड कर देता है, फिर क्या होता है कि वहाँ पे एक मतलब कि उनके अंदर इच्छा आती है अलेक्जेंडर के अंदर कि मतलब एक दुनिया को जीतने वाला जो आता है फीलिंग ना कि मैं दुनिया को जीत लूँगा, वो वाला जज़्बा उसके अंदर आने लगता है और वो कंक्वायर करने के लिए निकल जाते हैं पूरा पर्शियन एम्पायर को, ठीक है? कि मैं सबको जीत लूँगा, सबको अपने में मिला लूँगा। इस तरह की भावना से वो मतलब कि चारों तरफ वो फैलने लगते हैं, चारों तरफ वो कब्ज़ा करने की भावना से मतलब कि एक्सपैंड करने का थ्योरी से वो आगे बढ़ने लगते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जब वहाँ पे वो इस तरह की सिचुएशंस देखते हैं एरिस्टोटल की यहाँ पे इस तरीके से मतलब इनका जो भावना है वो खुद को मतलब कि अपने टेरिटरी को एक्सपेंड करने की भावना से ये आगे बढ़ रहे हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो वापस से अपना मतलब एथेंस आ जाते हैं, ठीक है? कुछ अपने दोस्तों के साथ एथेंस आ जाते हैं वहाँ पे और वापस से वहाँ पे बहुत सारे ट्रीटाइज़ेज़ का इन्वेंशन करते हैं। बहुत सारे उन्होंने किताब लिखा है, ठीक, लगभग उन्होंने 200 से भी ज़्यादा किताब से लिखे हैं फ्रेंड्स एरिस्टोटल ने। और काफ़ी सारा चीज़ों पे उन्होंने बात किया है लगभग-लगभग। तो उन्होंने वहाँ पे आने के बाद उन्होंने काफ़ी सारा किताब से लिखा, काफ़ी सारी चीज़ों पे उन्होंने बात की, काफ़ी जो उन्होंने फिलॉसॉफिकल बायोलॉजिकल डिबेट्स अभी तक जो किया था, जो उन्होंने सीखा था अभी तक, जिस पे उन्होंने रिसर्च किया था, उस पे उन्होंने अब काम करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है? और उसी दौरान उन्होंने एक बुक लिखी थी पॉलिटिक्स, द पॉलिटिक्स, जो फ्रेंड्स अभी तक की उनके मतलब सारे राइटिंग्स में ये सबसे बड़ा उनका ये सबसे प्रचलित बुक हुआ, जिससे उनके सारे मेन जो थियरीज़ है उन ये इनके बुक द पॉलिटिक्स से ही मिलते हैं। उसके बाद फिर क्या हुआ कि उन्होंने एथेंस में ही अपना एक खुद का स्कूल खोला, एक लाइसियम के नाम से, ठीक है? जिस तरह से वहाँ पे प्लेटो का स्कूल था एकेडमी, ठीक है? उसी तरह से एरिस्टोटल ने भी अपना एक स्कूल खोला लाइसियम के नाम से। लेकिन फ्रेंड्स ये दोनों में डिफरेंस क्या था कि जो कि प्लेटो का जो मतलब कि स्कूल था
ये एकेडमी, वहाँ पे क्या रूल था कि वहाँ पे सिर्फ स्कॉलर्स ही पढ़ेंगे। स्कॉलर्स कहने का मतलब जिसके अंदर मतलब कि विजडम का क्षमता हो, जिसके अंदर मतलब मैथमेटिक्स का नॉलेज हो, ठीक है, एस्ट्रोनॉमी का नॉलेज हो, इस तरह के जो इंटेलेक्चुअल्स पर्सनालिटीज होंगे सिर्फ उसी को वहाँ पे पढ़ने का मौका मिलेगा। लेकिन एरिस्टोटल का जो आइडियोलॉजीज था वो थोड़ा डिफरेंट था, ठीक है, और काफ़ी यूनिक था। वो कहते थे कि मान लीजिए अगर कोई उस तरह का इंटेलेक्चुअल्स नहीं है, लेकिन वो बनेंगे भी कब, अगर आप उसे मौका ही नहीं दोगे तो उन्होंने जो स्कूल खोला था अपना लाइसियम, ठीक है, लाइसियम में उन्होंने हर तरह के विद्यार्थियों को, हर तरह के मतलब कि स्टूडेंट्स को पढ़ने का उन्होंने मौका दिया, जहाँ पे उन्होंने काफ़ी चीज़ों को काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने मतलब कि डिज़ाइन किया था। वहाँ के जो था मतलब एजुकेशन कल्चर जो था उसको काफ़ी अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया था लाइसियम में उन्होंने। और फिर बाकी का आगे का जीवन अपना वो एक टीचर के रूप में, एक रिसर्चर के रूप में, मतलब कि एक राइटर के रूप में अपना जीवन व्यतीत करने लगे लाइसियम में। एथेंस में रह कर के ही अपने लाइसियम में स्कूल के लिए काफ़ी सारी किताबें लिखने लगे, काफ़ी सारे बच्चों को ट्रेन करने लगे, ठीक है। किस तरीके से मतलब एथेंस को और आगे डेवलप किया जा सकता है, ठीक है, किस तरीके से एक स्टेट को एक विजडम वाला स्टेट बनाया जा सकता है, इस चीज़ पे वो रिसर्च करने लगे और आगे बढ़ने लगे। लेकिन फ्रेंड्स फिर क्या हुआ कि अचानक से अरिस्टोटल मतलब अलेक्जेंडर का जो देहांत हो गया, अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर का मौत हो गया। और इसमें क्या हुआ कि वहाँ पे एक अजीब सा माहौल बन गया। अजीब सा माहौल किस लिए? क्योंकि हर कोई अलेक्जेंडर का गद्दी को मतलब कि प्राप्त करने का कोशिश कर रहा था। हर कोई मतलब इसी मतलब ताक पे था कि किस तरह से हम लोग अलेक्जेंडर का गद्दी प्राप्त कर ले। और इस तरह के जो गुट बने हुए थे उनके गद्दी के जिनका नज़र था, ठीक है, तो उन लोगों को लग रहा था कि एरिस्टोटल इस चीज़ पे मतलब अरस्तू कहीं न कहीं इस चीज़ में बाधा बनेंगे हमारे, ठीक है। इसीलिए वो वहाँ पे मतलब एरिस्टोटल पे इतना ज़्यादा खतरा बन गया कि कहीं न कहीं अगर वो लोग चाहते तो उस समय उसको मार सकते थे, क्योंकि इनका मैसिडोनियन किंग से काफ़ी अच्छा लगाव था। जो वहाँ के मतलब राजा थे सिकंदर, ठीक है, अलेक्जेंडर, उनके साथ काफ़ी अच्छा बॉन्डिंग था अरस्तू का। और ये दोनों एक दूसरे को काफ़ी सपोर्ट करते थे, क्योंकि अलेक्जेंडर इनके मतलब शिष्य थे, ठीक है, अरस्तू उसके गुरु रह चुके थे, इसलिए इन दोनों के बीच में काफ़ी अच्छा बॉन्डिंग था, ठीक है। तो सभी लोगों को वहाँ पे लग रहा था कि कहीं ना कहीं अगर अरिस्टोटल यहाँ पे रहा, ठीक है, तो इन्होंने दखल अंदाजी अगर किया तो उनके मतलब उनके हाथ से गद्दी छीनी जा सकती है, उनके गद्दी में उनके हाथ में गद्दी नहीं आएगी, ठीक है। इस डर से क्या हुआ कि प्लेटो का निश्चिंत था कि अगर वहाँ वो रुकता तो उनकी मतलब उनका मौत काफ़ी जल्दी हो जाता। इसीलिए क्या हुआ कि प्लेटो वहाँ से भाग गए, ठीक है, एथेंस को छोड़ दिए वहाँ पे। और बाकी का जीवन वो एक आइलैंड पे बिताने लगे, ठीक है। एक आइलैंड पे वहीं पे उसी आइलैंड में उन्होंने काफ़ी सारे मतलब थ्योरीज़ को दिए और उसी आइलैंड पे उनका मौत हो जाता है। फ्रेंड्स उसका जो जीवन था वो काफ़ी चीज़ों से प्रभावित था। उन्होंने बायोलॉजी से काफ़ी कुछ सीखा था। बायोलॉजी को जैसे ही हम लोग उसका पढ़ेंगे ना, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन थ्योरी, उसमें हम लोग समझेंगे कि आखिर किस तरह से उन्होंने लिंक करके मतलब उसका लिंकेजेस बना करके उन्होंने कैसे थ्योरीज दिया था, ठीक है। उन्होंने कैसे पॉलिटिक्स का जो नेचुरलाइजेशन किया था उसको बायोलॉजी से कैसे कनेक्ट किया था। ये सारी चीज़ों से हम लोगों को पता चलता है कि उसका जीवन मतलब किस तरह से उन्होंने पॉलिटिकल थॉट से इंस्पायर हुआ था। मतलब उनका जो पॉलिटिकल थॉट था वो मतलब हर चीज़ों से एक दूसरे से लिंक किया हुआ था। उनका जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, जिस तरीके से वो सारे पॉलिटिक्स को कंपेयर करते हैं कि आखिर किसका रोल क्या होना चाहिए, मतलब किस तरीके से पॉलिटिक्स को रन करना चाहिए, डेमोक्रेसी मोनार्की दोनों ही मतलब उसके लिए इंपॉर्टेंस रखते थे। लेकिन हर चीज़ का अपना अपना जगह उन्होंने बताया कि किस जगह पे डेमोक्रेसी रूल करेगा, किस जगह पे मोनार्की रूल करेगा। इस तरह के मतलब सारे विचारों पे मतलब उनका काफ़ी गहरा पकड़ था और इस सारी चीज़ों से उनका पॉलिटिकल थॉट डिज़ाइन होता है। हम लोग मतलब ये भी समझ सकते हैं कि उनका जो इतना जो इंटेलेक्चुअल थिंकिंग जो बढ़ रहा था, इनका जो इतना जो एक्सपीरियंस मिल रहा था, वो कहीं न कहीं मतलब इनके इतना सारा जगह पे ट्रैवलिंग करने का एक्सपीरियंस था, इतने सारे किताबों का अध्ययन करने का, मतलब कि उन्होंने काफ़ी सारे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के रखे थे, काफ़ी सारे किताब पढ़े थे, काफ़ी सारे किताब उन्होंने लिखे थे। उतने सारे जो डाइवर्स एक्सपीरियंस इनको जो मिला था, उसके इस अकॉर्डिंग इन्होंने अपने पॉलिटिकल सिस्टम को डिज़ाइन किया था और वहाँ से हम लोग इनके पॉलिटिकल थॉट को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने अभी तक समझा इनके पूरे ब्रीफ इंट्रोडक्शन समझा, इनका जीवन कहाँ से शुरू हुआ, कैसे इनका मृत्यु हुआ, उसके बीच में क्या-क्या हुआ, वो सारी चीज़ को हम लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से समझ लिया। अब हम लोग ये समझते हैं कि एरिस्टोटल को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस क्यों बोला जाता है, ठीक है? तो फ्रेंड्स, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस बोलने का इसका एक ही अर्थ हो सकता है। साइंस का मतलब क्या होता है? साइंस का मतलब होता है कोई भी ऐसा चीज़ जिस पे हम लोग बात कर रहे हैं वो कहीं न कहीं लॉजिक पे बेस्ड हो, ठीक है? फैक्ट्स पे बेस्ड हो, कहीं न कहीं वो एग्ज़िस्ट करता हो और उसका एक मतलब ठोस कारण हो, एक अच्छा प्रूफ हो, ठीक है? उस चीज़ को साइंस बोलते हैं हम लोग। लेकिन अब मतलब प्लेटो को पॉलिटिकल फिलॉसफी का पिता बोला जाता है, क्योंकि उन्होंने फिलॉसफी दी थी, ठीक है? फिलॉसफर सिर्फ़ एक रहे हैं, सुकरात और प्लेटो, ठीक है?
सुकरात तो उन्होंने उतना सारी चीज़ों से बात नहीं किया था, इसलिए पॉलिटिकल फिलॉसफी हम लोग एक ही मानते हैं फिलॉसफर से प्लेटो के बारे में, क्योंकि उन्होंने सिर्फ बातें की थी कि इस तरह से आइडियल स्टेट बनाया जा सकता है। वो दैट वर्ल्डलीनेस का बात करते थे कि उस वहाँ पे ऐसा है, ठीक है, तो उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे भी ऐसा बना सकते हैं, उसका उन्होंने रास्ता बताया था, लेकिन उन्हें कुछ फैक्ट नहीं दिया था, उसका बहुत सारा मतलब कि जो फैक्ट्स है वो लैक कर रहा था, ठीक है, उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रूफ नहीं दे पाया था, जबकि एरिस्टोटल ने सारी चीज़ों को एक-एक चीज़ को बारीकी से रिसर्च करके बताया था, ठीक है? इसीलिए और साइंस में क्या करते हैं हम लोग रिसर्च करके फैक्ट्स ढूँढते हैं, उनका लॉजिक ढूँढते हैं और उसके बाद के हम लोग थ्योरी देते हैं। तो उनका जो प्रैक्टिकल अप्रोच था हर चीज़ को देखने का, उस चीज़ के कारण इसे फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस बोला जाता है। इन्होंने बोला कि ठीक है, अब उनके जो गुरु कहते थे कि मैटर वर्ल्ड होगा, मतलब मैटर वर्ल्ड जो है वो आइडिया से आइडियल वर्ल्ड से काफ़ी मतलब कि अलग है, काफ़ी उसका एक वर्स्ट फॉर्म है। तो एरिस्टोटल कहता है कि ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन ये दोनों ही तो इम्पोर्टेंट है। जो फिजिकल वर्ल्ड है आखिर सुधार कहाँ पे करना है, ठीक है, मानते हैं कि आइडियल स्टेट में वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका कंपैरिजन किसी से नहीं किया जा सकता है, लेकिन अगर वहाँ पे है, ठीक है, तो हम लोग ये सोच करके सिर्फ ये छोड़ देंगे कि नहीं यहाँ पे जो हो रहा है कि सब बेकार है, वहाँ पे जो हो रहा है वही अच्छा है, तो क्या इस चीज़ से सब कुछ सुधर जाएगा? बिल्कुल नहीं सुधरेगा। सुधारना तो हम लोगों को इसी वर्ल्ड में रह करके है, ठीक है, जो यहाँ पे हो रहा है उसको ही सुधारना है। यही प्लेटो मतलब एरिस्टोटल कहते हैं कि ठीक है, वहाँ पे होगा, यहाँ पे भी है, लेकिन क्या इस दोनों को इग्नोर करने से काम चलेगा? नहीं चलेगा। इसीलिए वो दोनों को एक इक्वली इंपॉर्टेंस देते हैं और दोनों को साथ-साथ लेकर के एक एनहांसिंग वे में वो करना चाहते हैं कि दोनों को एनहांस करो और काफ़ी अच्छे तरीके से दोनों को प्रमोट करो, इस भावना से वो चलते थे। इसलिए फ्रेंड्स एरिस्टोटल कहते हैं कि वी कांट इग्नोर फिजिकल वर्ल्ड बाय जस्ट कंसीडरिंग इट एज द वर्ल्ड ऑफ इल्यूजन। मतलब हम लोग ये कहकर के सिर्फ नकार नहीं सकते हैं कि ये वर्ल्ड ऑफ इल्यूजन है, हमारा बस मन का भ्रम है, ये सोच करके हम लोग फिजिकल वर्ल्ड को नकार नहीं सकते, ठीक है, यहाँ पे जो खामियां है उसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, नजरअंदाज नहीं कर सकते, ठीक है, यहाँ पे अगर खामियां हैं तो सुधारना भी इसी वर्ल्ड पे है, ठीक है। ये प्लेटो मतलब एरिस्टोटल जो है वो दिस वर्ल्डनेस से बात करते थे कि जो है यही है, ठीक है, तो वो इस मतलब कि इस थिंकिंग के साथ वो चलते थे कि भाई साहब जो भी है यहीं पे है, हम लोगों का प्रॉब्लम हो रहा है तो सुधारना भी हम लोगों को यहीं पे है, ठीक है। हम लोग मन में एक भ्रम बना करके कि वहाँ पे है सब अच्छा है, ठीक है, उस चीज़ पे हम लोग बेस्ड नहीं रह सकते, उस चीज़ पे हम लोग डिपेंडेंट नहीं रह सकते। इसीलिए उनका जो जितने भी उनके जो थॉट्स थ्योरीज दिखते हैं वो सारे मतलब एम्पिरिकल थे, सारे पे काफ़ी ज़्यादा मतलब एविडेंस मिलता है, काफ़ी ज़्यादा मोरल था, काफ़ी ज़्यादा वो इथिकल था, ठीक है। वो उस मॉरलिटी, इथिक्स, पॉलिटिक्स सबको इक्वली बैलेंस करके ही वो सारा थ्योरीज दिया है उन्होंने। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप हम आप लोगों ने पूरा अच्छे तरीके से समझ लिया हो कि इनको फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस क्यों बोला जाता है, ठीक है, इनके प्रैक्टिकल अप्रोच के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग समझते हैं कि इन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी क्यों बोला जाता है। तो फ्रेंड्स, जो अरिस्टोटल थे, ठीक है, इन्हें बायोलॉजी का भी पिता इसलिए बोला जाता है, पहली बात की क्योंकि इनका जो बैकग्राउंड हम लोग कह सकते हैं एक तरह से, इनके जो पिता थे वो मेडिकल प्रैक्टिशनर थे, कहाँ पे, मैसेडोनियन किंग के जो राजा थे वहाँ पे, ठीक है, उन्होंने अमाइटस द्वितीय के टाइम में उन्होंने सर्व किया था, किंग फिलिप के टाइम में उन्होंने अपना सर्व किया था, तो उसका जो एक माइंडसेट था वो पहले से ही प्रैक्टिशनर्स के तौर पे मतलब फिजिशियंस बायोलॉजी के तौर पे काफ़ी ज़्यादा उनका इंटरेस्ट था। बीच में जब उन्होंने एथेंस को छोड़ा था, जब उन्होंने फिलिप मतलब फिलॉसफी को बायोलॉजी पे काफ़ी मतलब अध्ययन किया, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया, तो वहाँ पे उन्होंने कई सारे मेथड्स को, कई सारे चीज़ों को वहाँ पे उन्होंने रिसर्च किया और उनके बेसिस पर उन्होंने काफ़ी सारे थ्योरीज दिए। आगे जब हम लोग इनका थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़ेंगे तब हम लोग समझेंगे कि उन्होंने कैसे मतलब उस चीज़ को वहाँ पे मतलब कि अप्लाई किया है, ठीक है। किस मेथड से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को क्लासिफिकेशन किया, बायोलॉजी को मतलब कि एक क्या बोलते हैं बैकग्राउंड में रख करके, ठीक है। इन्होंने फ्रेंड्स लिविंग ऑर्गेनिज्म के सिस्टमैटिक तरीके को भी इन्होंने स्टडी किया था, ठीक है, उन्होंने उस चीज़ को भी काफ़ी अच्छे तरीके से डिफाइन करके रखा था। इन्होंने हर चीज़ पे काफ़ी अच्छे तरीके से ऑब्जर्व किया था, ठीक है, हर चीज़ के एविडेंस को काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने रखा था। इन्होंने टैक्सोनॉमी पे काफ़ी ज़्यादा स्टडीज़ किया था, इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो वाइटल फोर्सेज होते हैं, ठीक है, उस चीज़ को पूरे वाइटलिज्म को काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था, काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने ड्राइव किया था, ठीक है। और नेचुरलिस्टिक बायोलॉजिस्टिक मतलब जितने भी इनके सारे थियरीज, ठीक है, काफ़ी बेहतरीन तरीके से उन्होंने एक्सपेंड करके दिया था। बाकी सारे जो थिंकर्स बाद में आते हैं वो भी इनके थियरीज को थोड़ा बहुत मतलब अप डाउन करके, लेफ्ट राइट करके, थोड़ा बहुत एक्सपेंड करके, मॉडिफाई करके ही सर्व करते हैं, ठीक है, क्योंकि बाकी सारा इन्होंने मतलब बेस तैयार कर दिया था, ठीक है। जो मॉडर्न साइंस का जो बेस था उन्होंने एरिस्टोटल ने ही तैयार करके रख दिया था, ठीक है, कि किस तरीके से हम लोग इस चीज़ को सोच सकते हैं, किस नज़रिए से हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं आगे, वो प्लेटो ने काफ़ी मतलब अपने अपने टाइम में ही काफ़ी समय पहले ही करके रख दिया था। इस तरह के जो कॉन्ट्रीब्यूशंस है फ्रेंड्स इसके एरिस्टोटल के, इसलिए इन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग समझते हैं कि इनके कुछ लिखे गए इंपॉर्टेंट किताबों के नाम देखते हैं, ठीक है। ये किताब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर इसके आप अपने एग्जाम्पल्स मतलब कि एग्जाम्पल के तौर पे यूज़ करते हैं, अपने राइटिंग्स में, आंसर्स में यूज़ करते हैं एज मतलब, ठीक है, तो काफ़ी ये इन्हेंस करता है आपके मार्क्स को।
फ्रेंड्स वैसे तो प्लेटो ने लगभग 2-250 से ज़्यादा किताबें लिखी है, ठीक है? इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मतलब रिसर्च किया था और हर एक चीज़ पे इन्होंने काफ़ी सारे बुक्स लिखे हैं। लेकिन उसमें से अभी ऑलमोस्ट 31 या 32 ही बुक जो मतलब कि रनिंग में है, ठीक है? जो अब बाकी सारे मतलब इसके स्टूडेंट्स के द्वारा ही लिखे गए मिलते हैं, ठीक है? लेकिन इनके जो ओरिजिनल्स बुक है वो काफ़ी कम मिलते हैं, ठीक है? जिसमें से कुछ इम्पोर्टेंट बुक है, जिसमें से पहला है द पॉलिटिक्स, जहाँ पे इनके सारे मेन थ्योरीज है वो द पॉलिटिक्स से है, ठीक है? दूसरा इनका मिलता है द नाइकोमैकियन एथिक्स, ठीक है? तीसरा है मेटाफिजिक्स, चौथा है रेटोरिक्स, ठीक है? और फिर उसके बाद है इनका द पॉलिटिक्स। इस तरह की कई सारी किताबें हैं जो इंपॉर्टेंट किताबें, इसको आप याद कर सकते हैं, ठीक है? 4-5 किताबें अगर आप मतलब नोट डाउन कर सकते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी बेहतरीन होगा, ठीक है? तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इनके द गोल्डन मीन के प्रिंसिपल्स को, ठीक है? तो फ्रेंड्स, जो गोल्डन मीन का जो प्रिंसिपल है वो एरिस्टोटल ने अपने बुक नाइकोमैकियन एथिक्स में दिया था, ठीक है? ये जो गोल्डन मीन था एथेंस का, मतलब कि अरस्तु के द्वारा जो दिया गया ये जो गोल्डन मीन था, इसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं किसके साथ? जो बुद्धिज्म थ्योरी में जो बुद्धिज्म फिलॉसफी में हम लोग पढ़ते हैं मध्यम मार्ग, ठीक है? जो महात्मा बुद्ध ने जो मध्यम मार्ग का जो कॉन्सेप्ट दिया था कि इंसान को कभी भी मतलब कि एकदम एक्सट्रीम बुरा या एक्सट्रीम अच्छा नहीं, मतलब आप एक मिडिल पाथ चूज कीजिए, ठीक है? जहाँ से एक मतलब मध्यम मार्ग के तौर पे आप एक ऐसा पाथ चुनिए जहाँ से किसी को ना बहुत ज़्यादा हार्म होता हो, ना बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता हो तो कोई दिक्कत नहीं, किसी का बहुत ज़्यादा हार्म नहीं होता हो, ठीक है? आप इस तरह का रास्ता चूज कीजिए। वही इसी फिलॉसफी को मतलब एरिस्टोटल अपने तरीके से देते हैं गोल्डन मीन के तौर पे। वो कहते हैं कि ये वाइसेस वाइसेस कहने का मतलब है एकदम मतलब बहुत ही निहायती बुराई जो होता है, जो मतलब कि बहुत ही नीचे लेवल का जो बुराई हो सकता है उसको वाइसेस बोलते हैं। और जो सबसे हाईएस्ट लेवल का जो विजडम नॉलेज हो सकता है वर्च्यू, ठीक है? वर्च्यू का मतलब आप लोग कंफ्यूज मत होइए, वर्च्यू का मतलब होता है जो नॉलेज का जो हायरार्की होता है ना, ठीक है? नॉलेज का हायरार्की में जो सबसे टॉप पे होता है उसे वर्च्यू बोला जाता है। अगर वर्च्यू अटेंड कर लिया मतलब आप लोगों ने नॉलेज के हाईएस्ट मतलब की लेवल को अटेंड कर लिया, ठीक है? तो गोल्डन का मतलब होता है कि आप वर्च्यू और वाइजेस के बीच में लाइज कीजिए, ठीक है? आप ना तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे विजडम एक्वायर कर सकते हैं अपने अंदर, ना ही तो बहुत ज़्यादा बुराई अपने अंदर रखिए, ठीक है? आप ये दोनों के बीच में मतलब एक होता है ना कॉन्टिन्यूम अप्रोच, जहाँ पे दोनों के बीच में लाइज करता है, वही ये कहते हैं कि आप लोग मिडिल पाथ चूज कीजिए, ठीक है? ताकि अगर आप लोगों को मतलब इतना ज़्यादा बुरा भी ना बोला जाए, ना कि आप लोग उतना ज़्यादा इंटेलेक्चुअल मतलब इंटेलिजेंस अगर नहीं रखते हो, इतना ज़्यादा बुरा भी मत बन जाओ, ठीक है? आप लोग एक मिडिल पाथ चुनो और उसको फॉलो करो। क्योंकि उनका मानना था फ्रेंड्स कि वो कहते थे कि आप कोई भी एक्ट करते हो, ठीक है? तो उसका एंड क्या होता है? मतलब उस चीज़ का आपका उसके पीछे का मोटिव क्या होता है? हैप्पीनेस होता है। आप कुछ भी कह लो, आप अपने मान लीजिए आप अभी स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है? तो उसका पीछे मोटिव क्या है कि आपको एक अच्छा जॉब चाहिए, ठीक है? जॉब क्यों चाहिए? तो उससे आपको खुशी होगा। तो जॉब मिलकर के कैसा खुशी होगा? तो आप उससे अपनी फैमिली को अच्छे तरीके से सर्व कर पाओगे, उनको अच्छे तरीके से एंटरटेन कर पाओगे। तो कहीं न कहीं सारी चीज़ों के पीछे क्या जुड़ा हुआ रहता है? हैप्पीनेस का जो एंड रहता है ना, वही कहते हैं कि सारे मीन्स के पीछे का जो एंड रहता है वो हैप्पीनेस है। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए आप बहुत ही अच्छा या बहुत ही बुरा मत बनो, एक मिडिल पाथ चुनो, ठीक है? उसी को वो गोल्डन मीन का नाम देते हैं। वो कहते हैं कि जो हमारा जो स्टेट है उसको एक स्टेट के तौर पे आप ना देखो जहाँ पे खाली लीगल और नेचुरल बॉन्डिंग से बना हुआ वो एक एक्टिविटी है, ठीक है? वो एक जीने का तरीका है। वहाँ पे हमारा जो एबिलिटी होगा, जो हमारा क्षमता होगा, जो हमारा एप्टीट्यूड होगा, उस चीज़ से स्टेट निखरेगा, ठीक है? वहाँ से हमारा जो रीज़न करने की जो क्षमता होगा ना, हमारा जो हमारे अंदर जो एप्टीट्यूड होगा, ठीक है? हम उस चीज़ से हमारे एबिलिटीज़ के थ्रू स्टेट को डिज़ाइन करेंगे। और उस तरीके से जो मतलब उस तरीके से जो स्टेट मतलब बनेगा वो काफ़ी बेहतरीन स्टेट होगा। और वहाँ पे कभी भी मतलब कि बुराइयाँ रहेगी नहीं, वाइसेस कभी नहीं रहेगा, हमेशा वहाँ पे वर्च्यू डोमिनेट करेगा, हमेशा वहाँ पे सबके अंदर विजडम लाइज करेगा। इसीलिए फ्रेंड्स प्लेटो कहते हैं कि जो व्यक्ति मतलब खुश रहने के आदी है ना, वो कभी भी मतलब अपने हैबिट्स को, बिहेवियर्स को इस तरीके से डेवलप करते हैं, कोई भी बैड पर्सपेक्टिव उसको इम्पैक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है? वो इस तरीके से अपने विजडम्स को एक अच्छे तरीके से लेकर के चलते हैं, ठीक है? इसलिए फ्रेंड्स एटोटल अंत में कहते हैं कि गोल्डन मीन का मतलब है इंसान का मोरल बने रहना, इथिकल बने रहना, ठीक है? क्योंकि अगर आप मोरल रहेंगे, अगर आप इथिकल रहेंगे दूसरों के लिए, तो वही एक अल्टीमेट गोल होना चाहिए हर इंसान का, वही एक अल्टीमेट गोल होना चाहिए स्टेट का, ठीक है? जहाँ पे हर लोग इथिक्स को फॉलो करे, हर लोग मॉरल रहे, ठीक है? ताकि इस मॉरलिटी और इथिक्स का जो मतलब कि जो मेल होगा, ठीक है? दोनों की तरफ से, इंडिविजुअल की तरफ से भी और स्टेट की तरफ से भी, यही एक अल्टीमेट गोल को लेकर के जाएगा और यही एक अल्टीमेट गोल होना चाहिए हर एक इंसान के अंदर, ठीक है? हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं गोल्डन मीन का क्या मतलब होता है। जैसे हम लोग लेते हैं करेज, ठीक है? करेज मतलब हम लोग क्या होता है कि कुछ करने की क्षमता हम लोग के अंदर मतलब डेयरिंग होता है, ठीक है?
अब ये एक मिडिल पाथ कैसे हुआ, ठीक है, ये कॉन्टिनम में कैसे आया, तो ये कॉन्टिनम आया कवाडिस और रेसनेस के बीच में। कवाडिस मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा डरपोक होता है, कुछ भी रिस्क लेने से काफ़ी ज़्यादा डरता है, कुछ भी करने से पहले काफ़ी ज़्यादा वो डर, उनके अंदर डर बना हुआ रहता है, ठीक है। और रेसनेस मतलब होता है कि मतलब इतना ज़्यादा उतारू हो जाए कि बिना मतलब क्या वो कुछ भी बोले, कुछ भी करे, ठीक है, हमेशा वो लड़ने को उतारू रहे, उस तरह के जो होते थे व्यक्ति, तो उसको रेसनेस बोला जाता है। कवाडिस मतलब जो बहुत ही ज़्यादा डरपोक है। तो वही कहते हैं एस्ट्रोलॉगर कि आप, आपके अंदर करेज होना चाहिए, ठीक है, ना तो बहुत ज़्यादा रेसनेस होना चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा आप कवाडिस हो, ठीक है। इस तरीके का जो मतलब इस तरह से उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को बता दे करके बताया था। हम लोगों ने यहाँ पे एक एग्जाम्पल उठाया करेज को समझाने के लिए, उनके गोल्डन मीन को। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने उनकी बायोग्राफीज़ तो काफ़ी अच्छे तरीके से समझ लिया, ठीक है। उनके जीवन से लेकर के उनका जन्म कहाँ से हुआ था, उनका मृत्यु कैसे हुआ, उसके बीच का पीरियड्स उनका कैसा रहा, ठीक है। उन्हें क्यों फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस बोला जाता है, उन्हें क्यों फादर ऑफ बायोलॉजी का उपाधि मिला, इस तरह के सारे कई सारे विषयों में उनको इस तरह का सम्मान क्यों प्राप्त है, हम लोगों ने उस चीज़ को समझा। उन्होंने उसके जो गोल्डन मीन है, ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ गोल्डन मीन, जो उनका मिडिल पाथ का जो प्रिंसिपल है, उसको उन्होंने किस तरीके से फॉलो किया, किस तरीके से उन्होंने रखा, उस चीज़ को हम लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से समझ लिया। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा हो, काफ़ी पसंद आया हो। और फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर एक लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ठीक है। और फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आने वाले सारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।